हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने लास्ट में पावर के बारे में बताया था। ठीक है, पावर की डेफिनेशन हो गई थी, लेकिन हम फिर से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पावर। ठीक है, उसमें काफ़ी कुछ रह गया था, तो उसको पहले कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पावर के लिए, उसके बाद में आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पावर। ओके, पावर क्या होती है हमने बताया था कि किसी कर्ता या मशीन द्वारा, ठीक है, कि किसी कर्ता या मशीन द्वारा कार्य करने की दर को, ठीक है, कार्य करने की दर को, ठीक है, शक्ति कहते हैं या फिर सामर्थ्य कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब शक्ति क्या है? शक्ति एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक इसका है जूल प्रति सेकंड। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं हम वाट। ठीक है, नहीं, वाट लिख सकते हैं। बड़ा मात्रक किलोवाट लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं, किलोवाट हो गया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसको शो करते हैं। ठीक है, इसको शो करते हैं पी से, तो लिखेंगे पी एवरेज इज इक्वल टू, अगर हम औसत शक्ति की बात करें, औसत शक्ति, तो पी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। ओके, आ रहा है समझ में? अगर हम तात्क्षणिक शक्ति की बात करें, तो तात्क्षणिक शक्ति क्या होगी? तात्क्षणिक शक्ति क्या हो जाएगी? पी इंस्टैंटेनियस। ठीक है, पी इंस्टैंटेनियस क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू क्या होगा? एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी। अब डी एस अपॉन डी टी को लिखेंगे तो डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी टी को लिख सकते हैं हम यहाँ पर v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, विस्थापन परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एफ डॉट वी। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम बिमा की बात करें तो बिमा कैसे लिखेंगे? बिमा इज इक्वल टू, यहाँ से हम देख सकते हैं एफ डॉट बी। तो एफ डॉट बी से एफ के लिए बिमा क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। अब यहाँ पर v दिया हुआ है, तो b के लिए क्या होगा? एल टी माइनस वन। ठीक है, हालांकि यहाँ से भी बिमा लिखी जा सकती है, लेकिन हमने यहाँ से लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम एल टू टी माइनस थ्री, यही होगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। तो ये हो गई शक्ति की बिमा, पावर की बिमा हो गई। ओके, अब यहाँ पर सी जी एस में एक मात्रक और भी लिख सकते हैं। सी जी एस में क्या होगा? सी जी एस में हम लिख सकते हैं यहाँ पर अर्ग पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, नहीं, तो ये सी जी एस में मात्रक हो गया। ओके, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे 1 HP, तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है। अगर हम 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, 10 की पावर 6 वाट। 1 किलोवाट की बात करें तो किलोवाट में कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर 3 वाट। ठीक है, नहीं, ओके।
अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या होगा इसका, कार्य और समय के बीच में ग्राफ क्या होगा ये देखेंगे। तो P इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्यों लिया है हमने, अगर हम ग्राफ पर देखेंगे इस तरीके से, अगर हम एक्स एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं t और वाई एक्सिस पर यहाँ पर w लेते हैं, ठीक है, तब यहाँ पर ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से ग्राफ होगा। तब ये जो थीटा एंगल है, यहाँ से इसकी हम प्रवणता निकाल सकते हैं, यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप क्या होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ग्राफ इस तरीके से दिखा सकते हैं इसका। अगर हम शक्ति समय ग्राफ पर बात करें, शक्ति समय ग्राफ बस समय अक्ष के मध्य गिरा क्षेत्रफल, शक्ति समय ग्राफ, बस समय अक्ष के मध्य घेरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो घेरा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा, कार्य के बराबर होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे P इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ओके। और W यहाँ से कैसे लिखेंगे, W इज़ इक्वल टू लिखेंगे P डॉट डी टी, ठीक है। तो यहाँ से हम समय और शक्ति के बीच में जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो वो क्षेत्रफल के बराबर होगा कार्य, PT ग्राफ द्वारा घेरा क्षेत्रफल द्वारा घेरा क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमने किलोवाट घंटा की वैल्यू नहीं बताई थी, किलोवाट घंटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आगे न्यूमेरिकल में इसको यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, आगे देखेंगे समय के सापेक्ष किसी ऑटोमोबाइल की स्थिति व वेग किस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि m द्रव्यमान की कोई गाड़ी, ठीक है, ऑटोमोबाइल m द्रव्यमान की का एक ऑटोमोबाइल, एक ऑटोमोबाइल भ्राम से अपनी गति प्रारंभ करता है, ठीक है, प्रारंभ करता है। उसका इंजन एक समान शक्ति P प्रदान करता है, ठीक है, एक समान शक्ति P प्रदान करता है। तब देखेंगे वेग क्या होगा। अब P यहाँ पर एक समान, ठीक है, शक्ति उसकी एक समान है, तो यहाँ पर P नियत होगा। जब P नियत होगा तो क्या करेंगे, m डॉट डी वी अपॉन डी टी इंटू वी इज़ इक्वल टू P, ठीक है। तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे B डॉट V, ठीक है, V इंटू डी वी इज़ इक्वल टू P अपॉन M डी टी। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, B² अपॉन 2 इज़ इक्वल टू P अपॉन M T प्लस C, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अगर हम टाइम t0 पर देखेंगे तो t बराबर 0 पर
t बराबर 0 पर b बराबर क्या होगा, 0 होगा। और c, जो c की वैल्यू आएगी यहाँ पर 0, इसको लेंगे c1 बराबर 0। ओके, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर b इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2pt अपॉन m होल पावर 1/2। ठीक है, नीचे m है ये, ठीक है। तब स्थिति में ये होगा। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर स्थिति के बारे में, तो स्थिति क्या होगी, स्थिति, अब हमें ये ध्यान रखना है b इज़ इक्वल टू 2pt, ठीक है, अंडर रूट में है ये अंडर रूट 2pt अपॉन m, ठीक है, इसको भी ये भी पढ़ सकते हैं। तब इसके लिए यहाँ से देखेंगे b के लिए ds अपॉन dt, b को लिख सकते हैं ds अपॉन dt इज़ इक्वल टू 2pt अपॉन m होल पावर 1/2। ठीक है, तब यहाँ से क्या लिखेंगे, ds, इंटीग्रेशन करेंगे 2pt अपॉन m होल पावर 1/2 dt। तब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा s, जब हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तब यहाँ पर आएगा 2p आएगा, क्योंकि हम कांस्टेंट टर्म बाहर लेंगे। ठीक है, इसका जब हम समाकलन करेंगे क्या होता है, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। तो इस कंडीशन से हम करेंगे तो क्या आएगा, 2p अपॉन m, ठीक है, 2p अपॉन m ये तो बाहर आ जाएगा। उसके बाद 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c2। अब इस कांस्टेंट को हमने ले लिया c2। ठीक है, तब हम t बराबर 0 पर देखेंगे, s बराबर 0 होगा और c2 बराबर 0 होगा। तब इस कंडीशन में s की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 8p अपॉन 9m होल पावर 1/2 t की पावर 3/2। ओके, ये हो गया, आगे समझ में। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है संघट्ट। संघट्ट में क्या होता है, कॉलिजन में जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक, ठीक है, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं, ठीक है, तो उनकी जो अन्योन्य क्रिया होती है आपस में, उसको हम क्या कहते हैं, संघट्ट कहते हैं। ठीक है, जिसमें वस्तुओं के मध्य एक शक्तिशाली बल अल्प समय के लिए लगता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए एक बल लगता है। जैसे मान लिया यहाँ पर दो गेंदें आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, जब आपस में टकरा रही हैं तो इनके बीच में एक बल लगता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। संघट्ट के दौरान पिंडों की ऊर्जा व संवेग में परिवर्तन होता है, तो उनकी ऊर्जा में और उनके संवेग में कुछ चेंज आता है। ठीक है, वो देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसके आप बाद में देखेंगे संघट्ट की अवस्थाएं, क्या अवस्थाएं होती हैं। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं संघट्ट में। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि दो वस्तुएं या दो से ज़्यादा वस्तुएं आपस में टकरा रही हैं, तब वहाँ पर 3 कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन क्या होगी, एक तो संघट्ट से पूर्व, संघट्ट का मतलब यहाँ पर टकराना। ठीक है, तो संघट्ट से पूर्व एक पूर्व की स्थिति होगी, और दूसरी संघट्ट के दौरान, ठीक है, जब वो टकरा चुकी हैं, संघट्ट के दौरान, और तीसरा संघट्ट के बाद, संघट्ट के बाद की स्थिति। ठीक है, तब तीनों स्थिति में हम इनको देखेंगे। ठीक है, एक तो स्थिति वो है जब वो टकराई नहीं है, मान लिया दो गेंदें हैं जो आपस में, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग वेग से चल रही हैं, तो इस कंडीशन में जब वो टकराई नहीं है तब उस कंडीशन में क्या लेंगे, संघट्ट से पूर्व। और जब टकरा जाती हैं, ठीक है, जब टकरा जाती हैं तो ये स्थिति, और टकराने के बाद वो अलग अलग दिशा में जाती हैं या फिर एक ही दिशा में जाती हैं, तब वो कंडीशन हम अलग लेंगे। तब यहाँ पर ये 3 कंडीशन बनती हैं। अब इसके आगे देखेंगे संघट्ट में ऊर्जा व संवेग संरक्षण। अब संघट्ट में ऊर्जा और संवेग का संरक्षण कब रहता है, ये हम देखेंगे, इनकी स्थितियाँ क्या होती हैं। और संघट्ट जो हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है पूर्णता प्रत्यास्थ,
ठीक है। दूसरा होता है अप्रत्यास्थ, ठीक है। और तीसरा होता है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। ठीक है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ। अब इन कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर संघट्ट की ऊर्जा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा की अगर बात करें तो इस कंडीशन में बराबर रहती है। अगर हम के इनिशियल की बात करें और के फाइनल की, तो दोनों बराबर रहती हैं, ठीक है, पूर्णतः प्रत्यास्थ में। और दूसरी वाली कंडीशन में के फाइनल जो होती है वो के इनिशियल से ज़्यादा रहती है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन में के इनिशियल की वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि के फाइनल की वैल्यू कम होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और अंतिम गतिज ऊर्जा की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है, ठीक है, गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है। आया समझ में। और संवेग की बात करें तो संवेग क्या होता है, संवेग इस कंडीशन में अगर हम तीसरी कंडीशन देखेंगे तो इस कंडीशन में संवेग जो होता है वो संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित। आगे हम देखेंगे इनको अच्छे से, ठीक है, नहीं आगे देखते हैं। हाँ, इस टेबल में देखते हैं सबसे पहले गतिज ऊर्जा संरक्षण पर आधारित संघट्ट के प्रकार। अब इसमें देखो अलग अलग कंडीशन दी हुई हैं, इससे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में यदि संघट्ट के पूर्व संघट्ट के पश्चात गतिज ऊर्जा समान रहे, ठीक है, तो संघट्ट पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाता है। गतिज ऊर्जा समान रहती है, ठीक है, के इनिशियल जो है के फाइनल के इक्वल रहती है, और यहाँ पर प्रत्यास्थान गुणांक जो होता है ई, उसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी वाली कंडीशन में ई की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में रहती है। तीसरी कंडीशन में पूर्णतः प्रत्यास्थ में ई की वैल्यू 0 रहती है। आ रहा है समझ में। अगर हम दूसरी वाली कंडीशन में देखेंगे तो गतिज ऊर्जा, ठीक है, अंतिम वाली हमने बताया था के एफ की वैल्यू ज़्यादा होती है के इनिशियल से, ठीक है। और इस वाली कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर हानि होती है। जब हानि कब होगी, जब के इनिशियल ज़्यादा होगी के फाइनल से, तभी हानि होगी, ठीक है। नहीं, अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, पहला आणविक कणों के मध्य संघट्ट, ठीक है। दूसरा बिलियर्ड की 2 गेंदों के मध्य संघट्ट, ठीक है, ये अप्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है। और तीसरा वाला बंदूक की गोली को लकड़ी के किसी गुटके पर दागना जब गोली उसमें धंस जाए, ठीक है। इसमें दूसरा उदाहरण देखेंगे, पृथ्वी से टकराने के पश्चात किसी गेंद का समान वेग से उछलना। तो समान वेग से उछलना किसका उदाहरण है, ये पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट का। अब इसमें दूसरा दिया हुआ है, सड़क पर 2 वाहनों का टकराना वास्तव में अधिकतर संघट्ट इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में। आगे देखेंगे संघट्ट करने वाले पिंडों की दिशा पर आधारित संघट्ट के प्रकार। एक विमीय प्रत्यक्ष संघट्ट। तो एक विमीय कब होता है, जब एक सरल रेखा में होता है, ठीक है। यदि संघट्ट के पूर्व संघट्ट के पश्चात पिंडों का वेग एक सरल रेखा के अनुदिश रहे तो संघट्ट को एक विमीय प्रत्यक्ष संघट्ट कहते हैं। तो इस कंडीशन में जब 2 गोले आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद भी वो एक ही सरल रेखा में गति कर रहे हैं, तब वो क्या है, एक विमीय अथवा प्रत्यक्ष संघट्ट है। त्रियक संघट्ट में जैसे कि हम इमेज से देख सकते हैं, इमेज को देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि जब 2 गोले आपस में टकराने के बाद वो अलग अलग दिशा में चलने लगे। जब अलग अलग दिशा में चलने लगे तो इसको त्रियक संघट्ट कहते हैं। आ रहा है समझ में, त्रियक संघट्ट कहते हैं इसको। आगे देखेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ प्रत्यक्ष संघट्ट। पूर्ण प्रत्यक्ष संघट्ट में क्या होगा, जैसे M1 M2 जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो एक ही सरल रेखा में गति करेंगे। बाद में इनका वेग क्या है, V1 और V2, पहले U1 और U2 था। तो संघट्ट से पूर्व संघट्ट के पश्चात
तो पहली कंडीशन क्या होगी इसमें, संघट्ट से पूर्व और संघट्ट के पश्चात उनके संवेग जो हैं वो बराबर रहेंगे। ठीक है, कुल संवेग बराबर रहेंगे। तो संघट्ट से पूर्व संवेग क्या होगा, संघट्ट से पूर्व संवेग क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है, और संघट्ट के बाद में क्या होगा, m1 b1 प्लस m2 b2। जब इनको इक्वल रख देंगे तो क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 v2। आ रहा है समझ में। तो यहाँ से क्या करेंगे, m1 और यहाँ से ठीक है कॉमन ले लेंगे। आ रहा है समझ में। इधर एक साइड कर ले रहे हैं इसको, तो इसको एक साइड करने के बाद में क्या होगा, इसमें हम m1 कॉमन ले लेंगे। ओके, तब इसको एक साइड करते हैं और m1 कॉमन ले लेते हैं। u1 माइनस b1 हो गया इज़ इक्वल टू, दूसरे वाले में इस साइड पे करेंगे तो m2 कॉमन लेंगे और b2 माइनस u1। ठीक है, अब ये कंडीशन आ गई। अब गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से देखेंगे। गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो बाद में संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा उनकी बराबर रहनी चाहिए। तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 स्क्वायर। ठीक है नहीं, ये आ गया। अब इनको हम देखो 1/2 सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हम m1 वाले टर्म एक साइड कर लेंगे तो आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है नहीं, ये आ गया। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, तब ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन जो सेकंड आई है, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, u1 प्लस v1 बराबर u2 प्लस b2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम अगर u वाले टर्म एक साइड कर लें तो u1 माइनस u2 इज इक्वल टू b2 माइनस b1। ठीक है नहीं, ये आ जाएगा। आ रहा है समझ में, इसमें ये आ जाएगा। तब हम देखेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे आपेक्षिक वेग व पास आने के आपेक्षिक वेग का अनुपात। ठीक है, अब संघट्ट के पश्चात और संघट्ट के से पहले पास आने वाले वेग क्या है, आपेक्षिक वेग क्या होगा पास आने वाले का, क्या हो जाएगा u1 माइनस u2, और दूर जाने पर v2 माइनस v1। तब इनका एक अनुपात होता है, तो E इज इक्वल टू हो जाता है ये v2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, v2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस u2, ये किसके बराबर होता है, ठीक है, इलास्टिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है जो कि E दिया हुआ है। अब इसको हम वन साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v2 माइनस b1 इज इक्वल टू E u1 माइनस u2। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर कई कंडीशन आएंगी। एक कंडीशन वो आएगी जब हम टोटली इलास्टिक के लिए बात करेंगे, तब वहाँ पर पूर्णता प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, पूर्णता प्रत्यास्थ के लिए E बराबर होगा 1। ठीक है, तब यहाँ पर b2 माइनस b1 इज इक्वल टू हो जाएगा u1 माइनस u2। ठीक है, E बराबर जब 1 पुट करेंगे तब ये कंडीशन आएगी।
ओके। अब यहाँ पर हम पूर्णता अप्रत्यास्थ की अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन के लिए, पूर्णता अप्रत्यास्थ, पूर्णता अप्रत्यास्थ के लिए ई बराबर क्या रखेंगे, ई बराबर हम 0 रखेंगे। ई बराबर जब 0 रखेंगे तो B2 माइनस B1 इज इक्वल टू 0, तब यहाँ पर B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, B1 इज इक्वल टू B2 का जब आपस में दो गेंदें टकराएंगी, ठीक है, दो गोले जब आपस में टकराएंगे तब ये टकराने के बाद एक ही वेग से चलेंगे, ठीक है, इनका वेग एक ही होगा, इनका वेग बराबर होगा, ठीक है, आए समझ में। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं इसमें। तीसरी कंडीशन क्या होगी, अप्रत्यास्थ के लिए, अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ई की वैल्यू जो होती है वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। तब इस कंडीशन में हम B2 माइनस V1 इज इक्वल टू ई U1 माइनस U2, ठीक है, इसको लेंगे। आ रहा है समझ में। और यहाँ पर ई जो है वो क्या है, ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक है। ई के लिए हम बताते हैं ई क्या है, एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है, ठीक है, नहीं विमाहीन राशि है। और इसके लिए अगर हम यहाँ से B2 इज इक्वल टू U1 प्लस B1 माइनस U2 अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो वहाँ से हम B1 और B2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, नहीं B1 और B2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ संघट्ट की विशेष स्थितियाँ। इसके लिए क्या करेंगे, यदि प्रक्षेप बस लक्ष्य समान द्रव्यमान के हों, M1 और M2 दोनों बराबर हैं, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब इस कंडीशन में B1 की वैल्यू यहाँ से देंगे और B2 की वैल्यू यहाँ से देंगे। तब M1 और M2 जब हम पुट करेंगे इसमें तो B1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, U2 के, और V2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, U1 के, ठीक है, नहीं। तो समझ में आया। इससे हम कह सकते हैं कि जब दो गोले जब टकरा रहे हैं आपस में, तब उस कंडीशन में पहले का जो वेग है U1, दूसरे का U2 है, टकराने के बाद उनके वेग आपस में चेंज हो जाएंगे। पहले का वेग क्या हो जाएगा, पहले का वेग U2 हो जाएगा और दूसरे का वेग U1 हो जाएगा, ठीक है, नहीं। इससे ये पता चलता है। और इसके लिए उदाहरण क्या है, इसके लिए उदाहरण ये है कि बिलियर्ड की दो गेंदों के मध्य संघट्ट क्या होगा। संघट्ट में, संघट्ट से पूर्व हमने जैसे 10 kg के ले लिए दो गोले, और संघट्ट से पूर्व ये स्थिति है और संघट्ट के पश्चात ये स्थिति है। दूसरे कंडीशन में दिया हुआ है यदि बाहरी प्रक्षेप किसी हल्के लक्ष्य से टकराए, तब इस कंडीशन में, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन दी हुई हैं, इसको देख लेंगे। किसी ट्रक का साइकिल चालक से टकराना। अब ट्रक का साइकिल चालक से टकराना, यहाँ पर देखो ट्रक का वेट दिया हुआ है और संघट्ट से पूर्व क्या है, इसकी जो स्पीड है U1 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर और M2 की जो स्पीड है वो U2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद उनकी स्पीड V1 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर और V2 की जो वैल्यू होगी वो 230 किलोमीटर पर आवर होगी। कैसे होगी, इसको हम देख सकते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में जो M1 की वैल्यू है वो M2 से बहुत ज़्यादा है। जब M1 की वैल्यू M2 से बहुत ज़्यादा है, तब उस कंडीशन में लक्ष्य जो है अगर वो ब्राह्म्य है, लक्ष्य अगर ब्राह्म्य है, तब उस कंडीशन में B1 की जो वैल्यू होगी वो U1 के ही बराबर रहेगी, लेकिन V2 की वैल्यू जो होगी वो 2U1 हो जाएगी, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। इसके लिए अगर हम फाइंड करना चाहें तो हम जो पीछे हमें फार्मूला हमने निकाला था उसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में देखते हैं बाहरी दीवार से गेंद का टकराना, बाहरी दीवार से गेंद का टकराना। अब यहाँ पर M2 की वैल्यू
ज़्यादा है m1 से, ठीक है, ज़्यादा है m1 से, तब इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पर u2 जो है इसका वेग नहीं है, ये स्थिर है। जब ये स्थिर है तब क्या होगा, जब स्थिर है तो b1 की वैल्यू माइनस u1 के बराबर होगी। माइनस u1 का मतलब क्या हो गया कि जो वेग का परिमाण होगा वो बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में गति करेगा। अब v2 जो है तो v2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जब स्थिर पर बाहरी दीवार से कोई गेंद टकराती है तो समान वेग से विपरीत दिशा में वापस आ जाती है, ठीक है। नहीं, आगे देखें कि प्रत्यक्ष प्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण। इस कंडीशन में देखते हैं गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है। अब संघट्ट से अगर हम पूर्व की बात करेंगे तो के इनिशियल क्या होगा, के इनिशियल हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, ठीक है। और संघट्ट के पश्चात क्या होगा, के फाइनल, तो के फाइनल इज इक्वल टू 1/2 m1 b1 स्क्वायर, ठीक है। नहीं, अब प्रक्षेप से लक्ष्य को स्थानांतर गतिज ऊर्जा, तो डेल्टा के गतिज ऊर्जा में कमी, डेल्टा के इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो के इनिशियल क्या थी हमारी, m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 b1 स्क्वायर। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं इसको। गतिज ऊर्जा में भिन्नात्मक ह्रास, अगर हम ह्रास की बात करें तब भिन्नात्मक ह्रास क्या होगा, ह्रास क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डेल के अपॉन के इज इक्वल टू, हमने अभी डेल के निकाला है, इसको लिखेंगे b1 स्क्वायर अपॉन के कितना है, के इनिशियल होगा, यहाँ पर इनिशियल होगा तो m1 u1 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ गया, अगर हम u1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस b1 अपॉन u1 स्क्वायर, ठीक है। नहीं, ये आ गया, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब इसका मान यहाँ से देखेंगे तो b1 का मान समीकरण से ओके, हमने पीछे देखा था b1 का मान क्या था, b1 का मान था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना, यही था। यदि लक्ष्य ब्राह्म्य है, अब लक्ष्य अगर ब्राह्म्य हो तब क्या होगा, ब्राह्म्य हो तब u2 बराबर 0 हो जाएगा और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 यहाँ पर u1, ठीक है, ये हो जाएगा b1 की वैल्यू। तब आगे देखेंगे क्या होगा। तब यहाँ से हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट वाले से। फर्स्ट में हमने देखा था क्या था, फर्स्ट में डेल्टा के, तो डेल्टा के अपॉन के इनिशियल इज इक्वल टू 1 माइनस, वैल्यू पुट कर देंगे तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डेल के अपॉन के इज इक्वल टू, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर वाले में माइनस करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल के अपॉन के इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 4m1 m2 अपॉन m1 माइनस m2 होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं,
जब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, तब आगे देखेंगे। तब यहाँ पर अगर हम द्रव्यमान जो हैं उनमें अंतर दिया हुआ है m1 माइनस m2, उसमें अगर वैल्यू उसकी 0 हो, न्यूनतम हो, तब यहाँ से m1 बराबर m2 हो जाएगा। जब m1 बराबर m2 आ जाएगा तो यहाँ पर डेल k अपॉन k की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी, और इसको हम लिख सकते हैं 100%। ठीक है नहीं, 100% लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर ले लें m2 की वैल्यू जो है वो m1 से n गुनी है। ठीक है, m1 से n गुनी है, तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में डेल k अपॉन k इज इक्वल टू 4n, वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 4n अपॉन 1 प्लस n का होल स्क्वायर ये आ जाएगी। ठीक है नहीं, तो इसको यहीं तक करते हैं, आगे देखेंगे। प्रत्यास्थ संगति के पश्चात स्थिर लक्ष्य का वेग और संवेग व गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, लक्ष्य का वेग सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे संगति के पूर्व और संगति के पश्चात लक्ष्य का वेग क्या होगा। लक्ष्य का वेग यहाँ से देखेंगे v2 बराबर m2 माइनस m1 प्लस m2। इसको तो हमें याद रख लेना ही, m1 प्लस m2। ठीक है नहीं, ये हो गया। अब यहाँ से u2 0 दिया हुआ है। जब u2 0 दिया है तब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ से लिख सकते हैं हम 2u1 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन m1, क्योंकि यहाँ पर u2 बराबर 0 था, इस वजह से हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू, अगर n दिया हुआ है तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में v2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2u1 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, अब हम लक्ष्य का संवेग की बात करेंगे। संवेग क्या होगा, तब देखेंगे p2 बराबर m2 v2। ठीक है, संवेग यही होता है। तब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2n m1 u1 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। तब यहाँ पर क्या होगा, p2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2m1 u1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n कब आएगा, ये 1 अपॉन n कब आएगा, जब m2 बराबर हम m1 इंटू n लेते हैं। ठीक है, तब ये कंडीशन आएगी। अब देखेंगे लक्ष्य की गतिज ऊर्जा। ठीक है, लक्ष्य की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, m2 v2 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4k1 इंटू n अपॉन 1 माइनस n का होल स्क्वायर प्लस 4n। इसको हमें याद रखना है, आगे हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में। ओके, पूर्ण प्रत्यास्थ त्रियक संघट। अब पूर्ण प्रत्यास्थ त्रियक संघट में देखेंगे क्या है। पूर्ण प्रत्यास्थ त्रियक संघट में जिस तरीके से एक गोला दिया हुआ है दूसरे गोले से टकराता है, टकराने के बाद 1 मिनट, टकराने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। ठीक है, तब इसको कहते हैं हम त्रियक संघट। यहाँ से ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है और ये क्षैतिज से फाई कोण बना रहा है। तब यहाँ से देखेंगे
इसको हम एक्स अक्ष के अनुदिश लेंगे। जब एक्स अक्ष के अनुदिश लेंगे या एक्स अक्ष की ओर, एक्स अक्ष के अनुदिश, तब इनके हम कंपोनेंट निकालेंगे। क्या कंपोनेंट होंगे? इस वाले के लिए इनके संवेग के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बाद में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में संघट्ट से पूर्व क्या होगा? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब m1 हो जाएगा m1 v1 cos थीटा। ठीक है, ये इसका बेग क्या है? v1 है। तब इसका कंपोनेंट क्या होगा? b1 cos थीटा। 36 घटक हो जाएगा इसका एक्स अक्ष के अनुदिश। तब इसको लेंगे। अब लेंगे m2 v2 cos फाई। ठीक है, cos फाई। अब लेंगे बाई अक्ष के अनुदिश, बाई अक्ष के अनुदिश। तब क्या होगा इस कंडीशन में? बाई अक्ष के अनुदिश देखो स्टार्टिंग में क्या होगा? 0 होगा, और बाद में m1 v1 साइन थीटा माइनस m2 v2 साइन फाई। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा इसको देखते हैं। 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तब यहाँ पर इस समीकरण को देंगे नाम समीकरण 3। अब इनकी विशेष स्थितियों के लिए देख लेते हैं। इनकी विशेष स्थितियों के लिए क्या होगा? विशेष स्थिति, क्या विशेष स्थिति होंगी? सबसे पहले m1 बराबर अगर m2 है और v2 0 है, इसका मतलब क्या है? जो v2 वाली जो गेंद है या v2 वाला जो पिंड है वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, सॉरी u2 है, तो u2 अगर स्थिर है, ठीक है, u2 बराबर 0, तब इसमें हम देख सकते हैं u1 इज इक्वल टू b1 cos थीटा प्लस b2 cos फाई। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से ये हो गया। और दूसरी समीकरण से, समीकरण 2 से क्या करेंगे? समीकरण 2 से जो वैल्यू आएगी वो 0 बराबर पहले से ही दिया हुआ है, v1 साइन थीटा माइनस b2 साइन फाई। ठीक है नहीं, और ऊर्जा संरक्षण से हमने इसको चौथा दे दिया और इसको 5वां दे दिया। और ऊर्जा संरक्षण वाले नियम से जो हमने अभी लिखा था v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका छठा समीकरण। ठीक है, अब इनको वर्ग करके, ठीक है, चौथा और पाँचवा इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा? ऐड करने के बाद आएगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2b1 v2 cos थीटा प्लस फाई। ठीक है, थीटा प्लस फाई आ गया। और समीकरण 6 और 7 से, ठीक है, ये कौन सी हो गई? ये हो गई 7। अब समीकरण 6 और 7 से देखेंगे तो cos थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू क्या आ गया? π/2। ठीक है, π/2 आ रहा है समझ में? आगे देखेंगे प्रत्यक्ष अप्रत्यास्थ संघट्ट के पश्चात वेग। सबसे पहले कंडीशन में देखेंगे संघट्ट के पश्चात वेग। तब इसमें क्या होगा? अगर प्रत्यास्थता गुणांक e है तो e इज इक्वल टू क्या होगा? b2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, ये संघट्ट के पश्चात वेग में अंतर और ये संघट्ट के पहले वेग में अंतर। ठीक है, तब इस कंडीशन में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम b2 माइनस b1 इज इक्वल टू e u1 माइनस u2। ठीक है नहीं,
ओके, अब रेखीय संवेग संरक्षण से देखेंगे तो रेखीय संवेग संरक्षण से क्या है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब इस कंडीशन में जिसको हम हल करेंगे तो हल करने के बाद फर्स्ट और सेकंड को, तब वैल्यू जो आएंगी b1 इज इक्वल टू m1 माइनस e m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस e m2 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये आ गई इसकी वैल्यू, b1 की वैल्यू ये आ गई, और b2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो b2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस e m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस e m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आ जाएगा u2। b2 की वैल्यू हमने और b1 की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम इसमें e की वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं तब क्या होगा, e की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तब इनकी वैल्यू क्या होंगी, उसके लिए देखते हैं। इसके लिए दूसरी कंडीशन होगी अप्रत्यास्थ संघट्ट के पश्चात वेगों का अनुपात। ओके, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब इस कंडीशन में e की वैल्यू e इज इक्वल टू b2 माइनस b1 अपॉन u1 माइनस u2, तब यहाँ पर v2 माइनस v1 अपॉन u माइनस 0। अगर u1 क्या है, u है, और u2 0 है। ठीक है, जो दूसरी वस्तु है वो क्या है, वो स्थिर है। जब दूसरी वस्तु स्थिर है, ठीक है, ये u है और दूसरी वस्तु क्या है, स्थिर है ये, तब क्या होगा, तब इस कंडीशन में जो वेग होंगे वो आपस में इंटरचेंज होंगे। तब इसका वेग v1 और इसका v2। तब इसके लिए देखते हैं, तब यहाँ से क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e u। फर्स्ट इक्वेशन संवेग संरक्षण से देखेंगे तो संवेग संरक्षण से क्या हो जाएगा, m u इज इक्वल टू m v1 प्लस m v2। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, b1 प्लस b2 इज इक्वल टू u। ठीक है, नहीं, यह आ गई दूसरी समीकरण। अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण से हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के बाद में b1 हमें यहाँ से मिलेगा u अपॉन 2 1 माइनस e। ठीक है, v2 मिलेगा u अपॉन 2 1 प्लस e। ठीक है, नहीं, तो b1 अपॉन v2 इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e। ठीक है, यही हमें निकालना था, अप्रत्यास्थ संघट्ट के पश्चात वेगों का अनुपात। अब बात करेंगे गतिज ऊर्जा का क्षय। गतिज ऊर्जा का क्षय कैसे होगा, तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल्टा के। डेल्टा के बराबर स्टार्टिंग में जो गतिज ऊर्जा है तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 b1 स्क्वायर माइनस 1/2 m2 b2 स्क्वायर। जब इनको हम घटाएंगे, ठीक है, इनको हम माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो डेल्टा के बराबर 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 1 माइनस ई स्क्वायर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये यहाँ पर आ गया डेल्टा के बराबर। अगर हम इसमें e की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें, सॉरी e की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो डेल्टा के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो e की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो किसके लिए हो जाएगा, ये पूर्णतया प्रत्यास्थ के लिए हो जाएगा। जब पूर्णतया प्रत्यास्थ के लिए हो जाएगा तो वहाँ पर जो गतिज ऊर्जाएँ होती हैं वो संघट्ट से पहले और संघट्ट के बाद बराबर होती है।
तो यहाँ से पता चल रहा है कि वहाँ पर कोई भी ऊर्जा में क्षय नहीं होता है, उसमें गतिज ऊर्जाएँ बराबर होती हैं। ओके, आगे देखेंगे। ज़मीन से संगठन के पश्चात गेंद का उछलना, इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे यहाँ पर h0 ऊंचाई दी हुई है और h0 ऊंचाई से यहाँ पर हमने एक गेंद फेंकी नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ हमने गिराई तो वो टकराने के बाद फिर से उठेगी, और फिर से उठेगी तो h1 ऊंचाई तक जाएगी, फिर उसके बाद नीचे गिरेगी, फिर टकराने के बाद h2 ऊंचाई तक जाएगी। तो इसी तरीके से स्थितियाँ प्राप्त होंगी। तब हम यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग में क्या होगा इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि B0 क्या होगा। तो B0 यहाँ से हम निकालेंगे √2GH0, ठीक है। अब 2GH0 क्यों हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गति के तीसरे नियम से यहाँ पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी से जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहाँ पर माइनस में जी लेते हैं, ठीक है, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करती है। और यहाँ पर क्या है, गुरुत्व के प्रभाव में, ठीक है, नहीं गुरुत्व के प्रभाव में यहाँ पर गति हो रही है, तो यहाँ पर जी हम प्लस में लेंगे, ठीक है। B² लिख लेते हैं, B² बराबर U² प्लस 2GHc, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि अलग अलग ऊंचाइयाँ क्या होंगी। जैसे प्रथम उछाल के बाद ऊंचाई क्या होगी, तो प्रथम उछाल के बाद ऊंचाई क्या होगी इसको देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये भी लिख लेते हैं कि स्टार्टिंग में टकराने के बाद उसका वेग क्या होगा। टकराने के बाद यहाँ से हम वेग निकालेंगे, तो B1 बराबर EV0। अब EV0 क्या है, E यहाँ पर क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है, और यहाँ पर V0 2GH0, ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में। तो प्रथम उछाल के बाद देखेंगे ऊंचाई क्या होगी। तो प्रथम उछाल के बाद H1 बराबर B1² अपॉन 2G बराबर E² H0। E² H0 हो गया। तो H1 की वैल्यू जो होगी प्रथम उछाल में, H1 बराबर E2 H0, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि प्रथम उछाल में H1 = E2 H0 होगी। दूसरा दिया हुआ है nवें उछाल के बाद ऊंचाई। nवें उछाल में क्या होगा, nवें उछाल में Bn बराबर e⁻n V0, ठीक है। तो यहाँ पर Bn = e⁻n V0 होगा। अब n के उछाल के बाद गेंद की ऊंचाई, ठीक है, nवें उछाल के बाद गेंद की ऊंचाई Hn बराबर क्या हो जाएगा, Vn² अपॉन 2G = E2 e⁻2n H0, ठीक है। तब यहाँ से कह सकते हैं Hn बराबर e⁻2n H0, ठीक है। ये हमें याद रखना है, आगे हम न्यूमेरिकल में इनका यूज़ करेंगे। ओके, उछलना बंद करने के बाद पहले गेंद द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो पहले गेंद द्वारा चली गई दूरी, उछलना अगर वो बंद कर दे तब क्या होगी। तब इस कंडीशन में देखेंगे H बराबर क्या होगा, H0 प्लस 2H1 प्लस 2H2 प्लस 2H3 प्लस डैश, ठीक है। तो इस तरीके से आगे जाएगी, और हम आगे इसको लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर H0, ठीक है, प्लस 2H1 क्या होगा, 2E² H0 प्लस 2e⁻4 H0 प्लस 2e⁻6 H0, ठीक है। इस तरीके से आता जाएगा। हम इनको H0 हम बाहर ले लेंगे कॉमन। तब इस कंडीशन में क्या होगा, 1 प्लस 1 मिनट, ठीक है, H0 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि 2e² कॉमन है। जब 2e² कॉमन है तो यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रही है। तो 1 प्लस e² प्लस e⁻4 प्लस e⁻6 डैश, ठीक है। तब यहाँ से हम लिखेंगे H0 1 प्लस
2e⁻², 1 अपॉन, तो अनंत श्रेणी के लिए क्या होता है 1/1 माइनस यहाँ पर e² आएगा, ठीक है। तब यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। h बराबर हो गया h0 1 + e² अपॉन 1 माइनस e², ठीक है। तो ये हो गई ऊंचाई, ठीक है। चली गई दूरी, सॉरी, तो टोटल चली गई दूरी ये हो गई उछलना बंद करने के पहले गेंद द्वारा चली गई कुल दूरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम समय ले सकते हैं। उछलना बंद करने में गेंद द्वारा लिया गया समय, तब यहाँ पर क्या करेंगे t बराबर t0 + 2t1 + 2t2 + 2t3 डैश डैश डैश, ठीक है। नहीं, इसके अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा √2h0/g + 2h/g + 2, सॉरी यहाँ पर 1 है h1, तब यहाँ पर होगा 2h2/g, ठीक है। नहीं, अब इनको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा √2h0/g, ठीक है, कॉमन आएगा। तब यहाँ पर आएगा 1 + 2e + 2e² प्लस वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ से हम, क्योंकि हमने h1 की वैल्यू क्या पुट करी, यहाँ पर h1 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी e2h0, तब यहाँ पर ये आ गया। और ये आने के बाद में हमने लिखा 2h0/g, ठीक है। यहाँ से हमने सम फाइंड कर लिया, गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी से यहाँ पर अनंत पदों का सम क्या हो गया, यहाँ पर 1 + 2e 1/1 माइनस e, ठीक है। तो ये कंडीशन में आ गया ये वाला। तब लिखेंगे 2h0/g अंडर रूट में और 1 + e/1 माइनस e, तब ये आ गया, ठीक है। नहीं, तो ये वैल्यू हो गई उछलना बंद करने में गेंद द्वारा लिया गया समय। ओके, आगे देखेंगे पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट। पूर्णतया अप्रत्यास्थ संघट में देखेंगे जब सबसे पहले जब पिंड समान दिशा में गतिमान हो, जब समान दिशा में गतिमान है, गतिशील है, तब उस कंडीशन में क्या होगा। अब यहाँ पर जब पहले से दो पिंड गतिशील हैं u1 और u2 से, टकराने के बाद वो चिपक जाते हैं। जब वो चिपक जाते हैं आपस में तो उनका जो बेग होगा वो संयुक्त बेग होगा। टकराने के बाद जब वो चलेंगे तो संयुक्त बेग से चलेंगे। तब इस कंडीशन में समवेग संरक्षण से देखेंगे, समवेग से, संरक्षण से, तब इस कंडीशन में क्या होगा m1 u1 + m2 u2 = m1 m2। जब दोनों पिंड चिपक जाते हैं तब यहाँ पर होगा v, ठीक है, और b ये संयुक्त होगा, ठीक है ना, दोनों एक ही वेग से चलेंगे। तब b संयुक्त जो आ जाएगा b = m1 u1 + m2 u2 अपॉन m1 + m2, ठीक है। तो ये आ गया वेग, आ रहा है समझ में। तब इस कंडीशन में ये वेग हो गया। अब देखेंगे हम इसमें दूसरी कंडीशन देखेंगे, गतिज ऊर्जा में हानि। तो गतिज ऊर्जा में हानि डेल्टा k बराबर क्या हो जाएगा 1/2 m1 u1² + 1/2 m2 u2² माइनस, बाद में क्या हो रहा है, बाद में हो रहा है 1/2, जब दोनों जुड़ रहे हैं तो m1 + m2 और b²। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद में सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 m1 m2 अपॉन m1 + m2। अगर हम एक तरफ से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है नहीं, और वैसे भी सिलेबस बहुत कम हो पाया है और टाइम काफ़ी कम है। आगे देखेंगे जब पिंड विपरीत दिशा में गतिशील हों, जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील, एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, तब इस कंडीशन में देखेंगे क्या होगा समवेग संरक्षण से स्टार्टिंग में। समवेग संरक्षण, क्या होगा समवेग संरक्षण से, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तब हम क्या लेंगे m1 u1 माइनस में लेंगे
ठीक है, हमें एक पिंड का वेग माइनस में लेना होगा, तब m2 u2 इज इक्वल टू, दोनों का वेग संयुक्त होगा तो m1 प्लस m2 v, तब यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू m1 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है नहीं, तब वेग ये होगा b संयुक्त। ठीक है, हमें याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर स्टार्टिंग में जो संवेग है m1 u1, अगर m1 u1 ज़्यादा है m2 u2 से, तब b की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, b की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर इनकी वैल्यू m1 u1 की वैल्यू m2 v2 की वैल्यू से, m2 u2 की वैल्यू से कम है, तो b यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। गतिज ऊर्जा में हानि अभी हमने देख लिया था, गतिज ऊर्जा में हानि क्या थी, उसके लिए हम लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं, डेल्टा के इज इक्वल टू क्या था, 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही था, इनटू u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ठीक है नहीं, ये हम फाइंड कर चुके थे। अभी आगे देखेंगे, ऊर्ध्वाधर लटके पिंड व क्षैतिजता गतिशील गोली के मध्य संघट। ठीक है, इस तरीके से एक पिंड लटका हुआ है। ठीक है, जब वो लटका हुआ है तो उसमें एक दूसरे पिंड से, ठीक है, उसमें टक्कर मारी जा रही है या फिर संघट्ट हो रहा है। अब यहाँ पर गोली दी हुई है, तो गोली यहाँ से जब टकराएगी, ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे निकाय का वेग। अब निकाय का वेग क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखेंगे, निकाय का वेग जो होगा, गोली के टकराने के बाद गोली उसमें धंस जाती है, और गोली धंसने के बाद क्या होगा कि उनका एक संयुक्त वेग होगा, तो वो एक ही वेग से गति करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर देखेंगे mu प्लस संघट्ट से पूर्व, संघट्ट से पूर्व संवेग क्या होगा, गोली का संवेग mu, और जो गोला है, जो लटका हुआ पिंड है, उसका यहाँ पर संवेग 0 होगा क्योंकि वो स्थिर है। तब यहाँ पर लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू, जब गोली उसमें धंस जाती है तो यहाँ पर टोटल मास जो हो जाएगा वो m प्लस कैपिटल M हो जाएगा, और एक संयुक्त वेग होगा v। तब यहाँ से b बराबर लिख सकते हैं हम mu अपॉन m इंटू m प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो ये b हो गया संयुक्त, इसे कहते हैं हम निकाय का वेग। ठीक है, अब आगे देखेंगे गोली का वेग क्या होगा। ठीक है, गोली का वेग हम कैसे निकालेंगे, जब गोली इसमें टकराती है, गोली धंस जाती है, तो उसकी ऊर्जा के कारण ये पिंड h ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, h ऊंचाई तक। जब ये h ऊंचाई तक जाएगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण से, तो ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा, इस स्थिति में अगर हम A स्थिति लेते हैं और यहाँ पर इसको B स्थिति ले लेते हैं, तो A स्थिति में उसकी ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, A पर ऊर्जा और यहाँ पर B पर ऊर्जा, तो A पर ऊर्जा क्या होगी, A पर ऊर्जा होगी, उसका वेग होगा एक, तो वेग क्या होगा, m प्लस कैपिटल M, एक संयुक्त वेग होगा। ठीक है, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो 0 होगी क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई 0 है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर mgh, m प्लस कैपिटल M इंटू GH। ठीक है, m प्लस कैपिटल M, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं। अब B पॉइंट पर यहाँ पर जो वेग होगा वो स्थिर हो जाएगा। यहाँ पर मान लिया हमने कि पिंड रुक जाता है, तब यहाँ पर गतिज ऊर्जा 0 होगी। तब इस कंडीशन में हमने निकाला b स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ पर जो v है वो वैल्यू हम ये पुट करेंगे। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी हमने, m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन m प्लस कैपिटल M स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ से u हमने निकाल लिया, क्या आ गया u, m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m अंडर रूट 2gh। ठीक है, ये हो गया आपका गोली का वेग। ठीक है, ध्यान रखना है, आगे इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है, इससे, तो इसको हमें याद रखना है अच्छे से। आगे देखेंगे गतिज ऊर्जा में हानि। गतिज ऊर्जा में हानि क्या होगी,
तो डेल के इज इक्वल टू 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर हम m1 बराबर m और m2 बराबर कैपिटल M ले लें, ठीक है नहीं, जो कि दिया हुआ है यहाँ पर गोली का द्रव्यमान और दूसरा पिंड का द्रव्यमान, तब क्या हो जाएगा, डेल के बराबर 1/2 m कैपिटल M अपॉन m प्लस कैपिटल M इंटू, अब वहाँ पर u1 माइनस u2 तो वहाँ पर 0 है क्योंकि पिंड यहाँ पर स्थिर अवस्था में ब्राह्म है, तो केवल u1 होगा और u1 कितना होगा, u होगा। ठीक है, तो u स्क्वायर। तब यहाँ पर देखते हैं u1 इज इक्वल टू u, ठीक है, बताया था हमने, और u2 क्या है, ब्राह्म है, पिंड ब्राह्म है। ठीक है, तभी इस कंडीशन में क्या आ गई, गतिज ऊर्जा में हानि ये हो गई। ठीक है नहीं, अब देखेंगे ऊर्ध्व दिशा से निलंबन डोरी का कोण। ऊर्ध्व दिशा से निलंबन डोरी का कोण क्या होगा, हमने गोली का वेग निकाला, u इज इक्वल टू क्या था, m प्लस कैपिटल M अपॉन स्मॉल m √2g h, यही था। अब यहाँ से हम देखेंगे h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू m अपॉन m प्लस कैपिटल M। ठीक है, स्क्वायर करके हमने h, इसको h एक साइड कर लिया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं इमेज में जो एंगल दिया हुआ है थीटा, इस थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो इस थीटा के लिए हम देखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू L माइनस H अपॉन L। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस H अपॉन L हो गया, H अपॉन L हो गया। अब H की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब H की वैल्यू पुट करेंगे तो L से हम क्या करेंगे, L से इसमें डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2gl इंटू m अपॉन m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। ठीक है, तब यहाँ से जो थीटा आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 2gl। ठीक है, mu अपॉन m प्लस कैपिटल M होल स्क्वायर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 2gl इंटू mu अपॉन m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे इसमें, जो कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, उनको हम अच्छे से करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और हम उनको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हमें लगता है कि TGT के एग्ज़ाम में कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।